गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। बच्चों, आज जिनको हमारा लेक्चर नहीं हो पाया था ड्यू टू सम रीज़न्स, सो इसीलिए मैं अभी ये लेक्चर वीडियो बना रही हूँ ताकि आप सब यूट्यूब से पढ़ सकें। आज हम पढ़ेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। कल हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था कि स्पर्मेटोजेनेसिस होती क्या है। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे कि हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस इज़ अंडर कंट्रोल ऑफ एंडोक्राइन हार्मोन्स। ठीक है बच्चे, ये स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है वो आपके एंडोक्राइन हार्मोन्स जो भी हैं, आपके जो केमिकल हार्मोन्स होते हैं उनके इन्फ्लुएंस में है। ये तब शुरू होती है जब प्यूबर्टी का टाइम होता है। ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम पे शुरू होती है और गोनाडोट्रोपिन जो हार्मोन है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH, उसके द्वारा ये सिक्रिएट होती है। एंड देन उसके बाद क्या होता है, हाइपोथैलेमस सिक्रिएट करता है इस हार्मोन को। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट से। ये जो आपकी GnRH है ये एक्ट करती है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी में ताकि वो गोनाडोट्रोपिन्स बनाए। ठीक है, क्या होगा कि प्यूबर्टी के टाइम पे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की सिक्रेशन शुरू होगी ताकि वो गोनाडोट्रोपिन्स बनाए। गोनाडोट्रोपिन्स 2 टाइप्स की गोनाडोट्रोपिन्स हैं, लाइक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। ओके, LH ISH और इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो जितने भी हमारे लेडिक सेल्स हैं, हमने पढ़ा हुआ है इनके बारे में, इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स हैं, ठीक है, जो कि एंड्रोजन्स बनाते हैं। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स एंड्रोजन्स बनाते हैं। एंड्रोजन्स क्या होती हैं, मेल हार्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन। ओके, वो ये सब बनाएंगे। देन टेस्टोस्टेरोन जो आपको पता है वो इम्पॉर्टेंट है स्पर्म्स की फॉर्मेशन के लिए, एटलीस्ट स्पर्मियोजेनेसिस पार्ट बाय सेटोली सेल्स। ठीक है, ताकि स्पर्मियोजेनेसिस हो सके सेटोली सेल्स के द्वारा। हार्मोन्स का बहुत योगदान होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, केमिकल पार्ट्स होते हैं हार्मोन्स, ये पूरा कोऑर्डिनेट करते हैं। देन सर्टोली सेल्स डेवलप एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। सर्टोली सेल्स क्या करते हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ABP प्रोड्यूस करते हैं। द लेटर हेल्प्स इन द कंसंट्रेटिंग टेस्टोस्टेरोन इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स फॉर स्पर्मियोजेनेसिस। ये क्या करते हैं, स्पर्म्स की फॉर्मेशन, स्पर्मेटिड से स्पर्म्स बन सके कहाँ पे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म्स बनते हैं और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपके टेस्टिस में होते हैं। वहाँ पे क्या होता था कि कंसंट्रेशन हो सके। ठीक है, क्या होगा, स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस के लिए। और अगर टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा एक्सेस में हो जाए तो वो LH या ICH को इनहिबिट करने शुरू हो जाती है बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड GnRH प्रोडक्शन बाय हाइपोथैलेमस। ठीक है, जो आपकी LH या ICH है ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होती है, एंटीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड जो आपकी GnRH हार्मोन है ये आपका हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है। ये क्या होगा कि अगर टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा हो जाएगी तो ये सब LH और ICSH ये सब इनहिबिट होने शुरू हो जाएंगे हार्मोन। सेटोली सेल्स आल्सो प्रोड्यूस ए ग्लाइकोप्रोटीन। सेटोली सेल्स भी ग्लाइकोप्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम इनहिबिन कहते हैं। इनहिबिन क्या होती है, FSH को सप्रेस करती है, उसके सिंथेसिस को सप्रेस करेगी बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, और GnRH को भी सप्रेस करेगी, उसके सिंथेसिस को सप्रेस करेगी हाइपोथैलेमस पे एक्ट करके। नॉर्मल रिलीज ऑफ टेस्टोस्टेरोन इज अंडर नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल। इसीलिए उसका जो आपका टेस्टोस्टेरोन है उसकी नॉर्मल रिलीज जो होती है वो एक फीडबैक कंट्रोल में होती है। ठीक है, हाइपोथैलेमस GnRH प्रोड्यूस करता है जो आगे जाके एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करते हैं, और एंटीरियर पिट्यूटरी LH और FSH प्रोड्यूस करती है। और क्या होगा कि अगर हम एक्सेस में इनहिबिट्स GnRH एंड LH प्रोडक्शन, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी, देन उसके बाद हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी 2 टाइप्स के हार्मोन्स हैं, LH एंड FSH। ये टेस्टिस में प्रोड्यूस होगी, LH लेडिक सेल्स होंगे और FSH में वो सर्टोली सेल्स पे एक्ट करेंगे। देन लेडिक सेल्स टेस्टोस्टेरोन बनाएंगे। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन क्या करेंगे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को इंक्रीज़ करेंगे। सर्टोली सेल्स जो होंगे वो स्पर्मियोजेनेसिस को स्टिमुलेट भी कर सकते हैं और इनहिबिन भी कर सकते हैं। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन की एक्सेस और उसकी वजह से। देन टेस्टोस्टेरोन रिप्रोडक्टिव ट्रैक में प्रोड्यूस होती है और अदर ऑर्गन। यू कैन सी इन द डायग्राम इसी तरह से कि सर्कल इस तरह से चलता है।
सर्टोली सेल्स के फंक्शंस क्या हैं? ये अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं स्पर्मेटिड्स को, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं स्पर्मेटिड्स को, सिक्रेटिंग स्पर्मियोजेनिक फैक्टर्स फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ के डिफरेंशिएशन को प्रोड्यूस बनाने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए फैक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं. Then having androgen binding proteins A, B, P for concentrating testosterone required for the spermatogenesis. ठीक है. इन केस ऑफ एक्सेस स्टोरेज ऑफ टेस्टोस्टेरोन, अगर टेस्टोस्टेरोन की ज़्यादा स्टोरेज हो जाएगी, सर्टोली सेल्स क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है इनहिबिन, ताकि क्या हो सके, GnRH और FSH क्या हो जाए, सप्रेस हो जाए. ठीक है. दे प्रोवाइड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड फॉर पासेज ऑफ स्पर्मेटोजोआ, एक फ्लूइड प्रोवाइड करते हैं ये ताकि स्पर्मेटोजोआ की पासेज हो सके इंट्रा टेस्टिक्यूलर जेनाइटल डक्ट सिस्टम से. ठीक है, ताकि वो स्पर्म रिलीज हो सके. देन स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म, आप देख सकते हो कि ये स्ट्रक्चर है ह्यूमन स्पर्म का. ऊपर हेड पार्ट है एक्रोजोम, देन हेड से लेके जहाँ पे नेक है उस पूरे पार्ट को हम, जो अपर है उसको हम एक्रोजोम कहेंगे, एक्रोजोम और पूरे नेक तक हम इसको हेड कहेंगे. बाहर एक मेम्ब्रेन है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन करते हैं. अंदर न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोजोम मटेरियल, क्रोमोजोम वेल डिफाइंड क्रोमोजोम इज ऑल्सो प्रेजेंट. प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है, हमने कल सब इसके बारे में पढ़ा था कि एक्सियल फिलामेंट्स होते हैं, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म को स्विमिंग के लिए. ठीक है. सो माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नाउन एज पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज एनर्जी इज फॉर्म्ड हेयर इन द फॉर्म ऑफ द ATP, ये आप सबको पता ही होगा. So mitochondrial spiral is present there. Then there is next से लेके नीचे तक क्या है, ये मिडल पीस है. ठीक है. डिस्टल सेंट्रियोल इज ऑल्सो प्रेजेंट और ये इसकी नेक है एज यू कैन सी. एंड देन द रिमेनिंग लास्ट पोर्शन जो है वो टेल है. ठीक है, एक फ्लैजिला टाइप टेल है जो कि मोटिलिटी के लिए प्रेजेंट है ताकि स्पर्म मोटाइल बन सके और चल सके. इट इज़ अ डार्ट लाइक टेल्ड और यूनिफ्लैजिलेट वन फ्लैजिला, यानी कि वन टेल इज प्रेजेंट, मेल गैमीट विच इन ह्यूमन्स इज अबाउट, ह्यूमन्स में कितना है, 60 नैनोमीटर लॉन्ग विद द मैक्सिमम ब्रेथ ऑफ 3.5 नैनोमीटर. ठीक है. सो ये आपको नोट करना है कि इसकी ब्रेथ होती है 3.5 नैनोमीटर और इसकी लेंथ है 60 नैनोमीटर. ठीक है. यूनिफ्लैजिलेट है. एक कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरा सराउंड करती है ऐसे. और स्पर्म्स के 4 पार्ट हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल. ठीक है. जो हेड है इसका वो एंटीरियर है, ब्रॉड है, फ्लैटेंड पार्ट है स्पर्म का जो कि 4.5 नैनोमीटर है लेंथ में, 2.5 to 3.5 नैनोमीटर है ब्रेथ में. हेड 2 पार्ट से है, न्यूक्लियर भी है और एक कैप लाइक एक्रोजोम है. एक्रोजोम यही एक्रोजोम होता है, ये जब कॉपुलेशन के बाद जब एग तक पहुंचा है, फर्टिलाइजेशन होती है, जो एक्रोजोमल रिएक्शंस होती हैं ना एग के साथ, एग की जो बाहर वाली लेयर्स होती हैं, जोना पैलूसिडा, ये सब, तो जब एक्रोजोमल रिएक्शंस होती हैं वहाँ पे जाके, सो यही इनकी आपस में प्रोटीन्स और रिएक्शंस होती हैं. देन एक्रोजोम डीजेनरेट हो जाता है, टूट जाता है, और देन जो मटेरियल है वो सारा एग के अंदर चला जाता है और फ्यूजन हो जाती है. सो दैट इज़ द एक्रोजोमल पार्ट. न्यूक्लियस जो है वो हाईली कंडेंस्ड है. सम लेस डेंस एरियाज ऑल्सो अकर इन न्यूक्लियस, कुछ लेस डेंस एरिया भी अकर होता है वहाँ पे होता है. दे आर कॉल्ड न्यूक्लियर वैक्यूल्स. सो अगर आपको पूछें कि न्यूक्लियर वैक्यूल्स क्या होते हैं, सो यू कैन से लेस डेंस एरिया इन द न्यूक्लियस इज नाउन एज न्यूक्लियर वैक्यूल्स. मीन्स जैसे आप प्लांट सेल में देखते हैं वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. एक्रोजोम जो है वो नैरो कैप लाइक सैक है दैट कवर्स अबाउट 2/3 ऑफ द हेड. ठीक है. हेड का 2/3 ये कवर करता है. दिस इज एक्रोजोम. और एक्रोजोम कैसे बनता है हमने कल पढ़ा भी था. इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द गोल्गी अपरेटस ऑफ द स्पर्मेटिड्स. जो 4 स्पर्मेटिड्स हमने कल देखे थे उनके गोल्गी अपरेटस से. ठीक है. गोल्गी अपरेटस बेसिकली हमारा सेल ऑर्गेनेली है, वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली, और वहीं से आपके स्पर्म्स बनते हैं, यानी कि एक्रोजोम बनता है. सो एक्रोजोम कंटेन प्रोटियोलिटिक एंड लाइजोसोमल एंजाइम्स पॉपुलरली नाउन एज स्पर्म लाइजेंस. ठीक है. एक्रोजोम के पास स्पर्म लाइजेंस, स्पर्म्स वाली एंजाइम्स होती हैं लाइक प्रोटियोलिटिक एंड लाइजोसोम एंजाइम्स, जैसे कि हायालुरोनिडेज, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, एक्रोसिन, जोना, लाइसिन, ये सब एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं ताकि ये रिएक्ट कर सकें जो एग है उसकी एंजाइम्स के साथ. ठीक है. हेड इज़ कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय डबल मेम्ब्रेन हेड कैप. जो हेड है वो डबल मेम्ब्रेन हेड कैप से प्रोटेक्टेड रहता है.
And head contains adhesions which have to be removed before it becomes capable of fertilizing an ovum. तो क्या होगा कि जो हेड के पास और एडेशंस होंगी जो कि जब अगर फर्टिलाइज करना होता है ओवम को तो तब वो हट जाती हैं, ठीक है, जब वो रिएक्ट करता है। नेक पार्ट जो है वो 0 to 3 नैनोमीटर लॉन्ग है। नैरो एरिया बिटवीन हेड एंड मिडल पीस, ये नेक है, ये मिडल पीस और हेड के बीच का पार्ट है। सो नेक पोजेसेस 2 सेंट्रियोल्स, 2 टाइप्स के सेंट्रियोल्स यहाँ प्रेजेंट हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। एंड साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है इसमें। जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है फ्री है और जो डिस्टल है वो किससे कनेक्टेड है, एक्सोनीम और एक्सियल फिलामेंट से कनेक्टेड है, ठीक है। एक्सियल फिलामेंट्स, यही एक्सियल फिलामेंट्स हैं जो हम कल पढ़ रहे थे। A temporary band called manchete occurs around the neck of the sperm. एक temporary band type neck के around occur करता है, मतलब वहाँ पे होता है, जिसे हम manchete कहते हैं। Middle piece जो है वो 5 to 7 nanometer long cylindrical part है, as you can see. This is the middle piece, ठीक है, which lies between the neck and the tail. It is about 1 nanometer in diameter. एंड एक्सोनीमल और एक्सियल फिलामेंट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनके एक्सियल फिलामेंट्स और एक्सोनीम्स जो होते हैं वो पूरे इस मिडिल पीस के अंदर पूरे थॉरली रन करते हैं, ठीक है, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। द सेम इज़ कवर्ड बाय अ माइटोकॉन्ड्रियल स्पायरल, ठीक है, उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रियल स्पायरल से भी कवर्ड होता है। 10 to 14 टर्न्स हैं जिन्हें हमें नेकबन भी कहते हैं, ठीक है, निबेनकन सॉरी। A sheet of cytoplasm and plasma lemma lie on the outside. Plasma lemma means plasma membrane. Cytoplasm और plasma membrane जो होते हैं वो outside बाहर present होते हैं. So you can see ये आपके mitochondria है, ठीक है, ये axial filaments हैं। रिजर्व फूड इज़ लिमिटेड। माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वही एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। द डिस्टल एंड बियर्स ए रिंग सेंट्रियोल और एनुलस, ठीक है, डिस्टल एंड में क्या होगा, एक रिंग सेंट्रियोल प्रेजेंट होगी या जिसे हम एनुलस कहते हैं। टेल इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्पर्म। स्पर्म का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट टेल ही है जो कि 15 नैनोमीटर है लेंथ में। एक्सोनीम और एक्सियल फिलामेंट अकर्स थ्रू आउट, ठीक है, एक्सोनीम और एक्सियल फिलामेंट्स जो होते हैं वो पूरी लॉन्ग द टर्म टेल अकर करते हैं, ठीक है, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। टेल इज़ वाइब्रेटली पार्ट ऑफ स्पर्म, ठीक है, वाइब्रेटाइल पार्ट ऑफ द स्पर्म मीन्स कि ये मोटाइल है। इट हैज़ 2 पार्ट्स, मेन पीस एंड एंड पीस। जो मेन पीस है वो उसके पास एक कवरिंग है साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा लेमा की, एंड इट इज़ 0.5 नैनोमीटर इन डायमीटर इन द प्रॉक्सिमल रीजन, ग्रेजुअली नैरोइंग बिहाइंड। फिर वो नैरो पतला होना शुरू हो जाता है। और जो एंड पीस है वो साइटोप्लाज्म के बिना होता है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ ओनली एक्सियल फिलामेंट्स और एक्सोनीम। और उसके पास सिर्फ एक्सियल फिलामेंट्स होती हैं, एक्सोनीम होगा। सो यू कैन सी यहाँ पे कोई साइटोप्लाज्म की बिल्कुल एंड पार्ट है, यहाँ पे कोई साइटोप्लाज्म नहीं प्रेजेंट, ना ही कोई प्लाज्मा लेमा है। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन स्पर्म। सो आई होप आप सबको समझ आ गई हो। इस लेक्चर में इतना ही। सो नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू ऑन थर्सडे, ठीक है, अच्छे से पढ़ो फिलहाल के लिए। अब हम थर्सडे को नेक्स्ट अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।